हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार। पिछली क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन देखे थे। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग देखे थे टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन में हम लोग दो रिएक्शन पढ़ चुके हैं। पहला कम्बिनेशन रिएक्शन, उसमें हम लोग एक्जोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन को रीड किए थे। दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में दो रिएक्शन जो होता है वो रिमेनिंग है। उस दो रिएक्शन के हम लोग कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद सीखेंगे आज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में दो रिमेनिंग था। एक तो रिएक्शन था AgCl का, सिल्वर क्लोराइड। जब सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में जब यह डिकम्पोज होता है तो सिल्वर और क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करता है, Ag एंड Cl। यह Cl जो होता है ये गैस के फॉर्म में होता है और Ag जो होता है ये सॉलिड के फॉर्म में होता है। और हम लोग जानते हैं जब भी कोई एटम गैस के फॉर्म में होता है तो उसके आगे 2 लगाते हैं, मतलब यह Cl2 होता है। गैस कहीं भी लिखा हो तो वह H2 के फॉर्म में होगा, Cl2 के फॉर्म में होगा या Br2 के फॉर्म में होगा। ये सारा गैस है और गैस का सिंबल ऊपर की ओर होता है, या तो यहाँ सिंबल लिखा होगा या तो फिर इस तरह से एरो ऊपर की ओर होगा। अब इसको अगर बैलेंस करना है तो यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, इसके आगे 2 लगा देते हैं। जब 2 लगा देते हैं तो यह रिएक्शन बैलेंस हो जाता है। अब Ag यहाँ 1 है और राइट साइड लेफ्ट साइड जो है वह 2 है, तो इसके आगे 2 लगा देते हैं। यह रिएक्शन बैलेंस हो गया। यह रिएक्शन जो है NCERT के रिमेनिंग पार्ट में था। अब एक और रिएक्शन जो बचा हुआ था जिसमें हम लोग पढ़ते हैं फोटोग्राफिक, व्हाइट फोटोग्राफिक रिएक्शन देखते हैं कि उसमें क्या होता है। उसमें हम लोग यूज करते हैं AgBr, मतलब जो हम लोग कैमरा में जो व्हाइट फोटोग्राफी का जो यूज करते हैं कैमरा, उस कैमरा में AgBr कंपाउंड प्रेजेंट होता है। जब AgBr कंपाउंड पर हम लोग सनलाइट मारते हैं, जब AgBr कंपाउंड पर सनलाइट पड़ता है तो यह डिकम्पोज होता है। हम लोग देखते हैं कि जब किसी भी कैमरा में जब फ्लैश ऑन करते हैं तो वह लाइट दिखता है। वो जो लाइट फ्लैश ऑन होता है वो बताता है कि वह लाइट कहाँ पड़ रहा है, तो AgBr के प्लेट पर पड़ रहा है। और AgBr प्लेट वह ब्रेक डाउन होता है सिल्वर और ब्रोमीन गैस में। मतलब क्या, सिल्वर रिलीज होता है और साथ ही साथ ब्रोमीन गैस भी रिलीज हो जाती है और यह ब्रोमीन गैस Br2 के फॉर्म में रिलीज हो गया। और सिल्वर की प्लेट पर जो फोटोग्राफिक होता है उस फोटोग्राफी में वह पिक्चर कैप्चर हो जाता है। यह दूसरा रिएक्शन था डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। इस तरह डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट वाले जो रिएक्शन है वह रिएक्शन हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। अब उस विस्थापन अभिक्रिया को डिटेल स्टडी करते हैं। अब इस रिएक्शन को हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबसे पहले इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझ लेते हैं। समझने के लिए तो इसको दो तरीका से समझ सकते हैं। पहला तरीका यह कहता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस्ड कर देगा तब यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा इसी को साइंटिफिकली वे में कहते हैं कि जब हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है तब वो हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। अगर इसी को डिफाइन करना होगा तो हिंदी में कहेंगे कि अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है तब वह विस्थापन अभिक्रिया होता है। अगर इसी को अगर हम लोग इंग्लिश में डिफाइन करते हैं तो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसी को डिफाइन करना हो तो थोड़ा लिख देते हैं। हायर reactive element
displace less reactive element is known as displacement reaction। अब इसे हम लोग एग्जाम्पल से बेटर क्लेरिफाई करते हैं। एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट का है आयरन एंड कॉपर सल्फाइड। आयरन का सिंबल Fe होता है, यह सॉलिड के फॉर्म में होता है। उसके बाद दूसरा कंपाउंड जो हम लोग लेते हैं वह कॉपर सल्फेट होता है। अब कॉपर सल्फेट, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जिन्हें कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम नहीं होता। अगर उसको हम लोग बनाना है कॉपर सल्फेट किस तरह से बनता है, तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कॉपर, दूसरा है सल्फेट। तो सल्फेट आयन जो होता है SO4 2-। अब ये जो सल्फेट का आयन है SO4 2- होता है। कॉपर की वैलेंसी भी देखते हैं तो इसकी वैलेंसी 1 और 2 दो वेरिएबल होता है, मतलब इसकी वैलेंसी और इसकी वैलेंसी एक्सचेंज होता है और ये दोनों एक्सचेंज करके यह बना देता है CuSO4 कॉपर का सल्फेट। तो यहाँ वैलेंसी जो 2 और 2 होता है ये कैंसिल होकर के ये सिंपल कंपाउंड बनाता है कॉपर सल्फेट CuSO4। यही कंपाउंड यहाँ पर लिख देते हैं CuSO4। अब यहाँ देखते हैं कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कंपाउंड लेस रिएक्टिव। तो जब कंपाउंड की रिएक्टिविटी की बात आता है तो हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं। अगर आप हायर क्लास में पढ़िएगा 11th-12th में तो वहाँ आपको पूरा डिटेल पढ़ाया जाएगा, लेकिन आपका लेवल थोड़ा लो है तो अपने को उतना हायर डिटेल नहीं पढ़ना है। तो अपने को कुछ कुछ एलिमेंट है, उन एलिमेंट को सीखना है कि कौन ज्यादा और कौन कम रिएक्टिव है। तो अपने को कुछ एलिमेंट है, सबसे पहले मान लेते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन है। अब इस हाइड्रोजन से ऊपर वाले सीरीज को देखेंगे और नीचे वाले सीरीज को देखेंगे। तो नीचे वाले अपने को 3-4 सीरीज ही याद रखना, 3 कंपाउंड याद रखना है मैक्सिमम। तो नीचे कंपाउंड आ जाता है कॉपर Ag और Au। कॉपर Ag, कॉपर हो गया, Ag हो गया और Au। अब इसके ऊपर वाले कुछ कंपाउंड को देख लेते हैं। तो लेड आयरन जिंक, लेड Pb, आयरन Fe, जिंक Zn, एल्युमिनियम मैग्नीशियम सोडियम, एल्युमिनियम मैग्नीशियम सोडियम, एल्युमिनियम मैग्नीशियम सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, पोटेशियम और लिथियम। अगर आप 9th क्लास में या 10th क्लास में जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़िएगा, इस तरह से पीरियोडिक टेबल होता है। यहाँ पे जो होता है फर्स्ट एंड सेकंड ए और इधर होता है थर्ड A to 0 ग्रुप। जब यहाँ पढ़ेगा फर्स्ट ए और सेकंड ए और यहाँ थर्ड A to होता है 8A या 0 और बीच में होता है B। बीच में सारे B ग्रुप वाले होते हैं जिसमें D ब्लॉक आता है। ये सारा ग्रुप S ब्लॉक में आता है और यहाँ जो आता है P ब्लॉक में और बीच में आते हैं D ब्लॉक में। अगर पीरियोडिक टेबल में रिएक्टिविटी की अगर बात करते हैं तो लेफ्ट साइड वाला जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव। मतलब लेफ्ट साइड जितने भी मेटल हैं वो सारे हाईली रिएक्टिव होते हैं और लेफ्ट साइड जो होते हैं जो 3 से 8 ग्रुप तक जाते हैं वो नॉन रिएक्टिव होता है, मतलब लेस रिएक्टिव। लेफ्ट साइड वाला जितने भी मेटल होते हैं हाईली रिएक्टिव होते हैं और राइट साइड जो होता है अप्रोक्सीमेटली लगभग नॉन मेटल एंड मेटलाइड होते हैं, वो लेस रिएक्टिव होता है। और बीच वाले भी मेटल होते हैं, ये भी मॉडरेट रिएक्टिव होता है। तो ये रिएक्टिव, लेकिन अपने को इतना डिटेल नहीं पढ़ना। जब हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उसमें सारे डिटेल में पढ़ लेंगे कि कौन कितना रिएक्टिव है, लेकिन अपने को एक आइडिया लेना है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो कुछ एलिमेंट को यहाँ लिख कर दिखाया गया है। जैसे अब यहाँ हाइड्रोजन को मान लेते हैं रिफरेंस मान लेते हैं, मतलब स्टैंडर्ड मान लेते हैं। अगर इसको हम लोग स्टैंडर्ड मानते हैं तो हाइड्रोजन के नीचे जितने भी एलिमेंट होते हैं वो लेस रिएक्टिव होता है, मतलब कॉपर AgAu है यह लेस रिएक्टिव है। और हाइड्रोजन जो रिफरेंस जिसको माने हैं, जो स्टैंडर्ड माने, उसके अपर वाले एलिमेंट सब हाई रिएक्टिव होते हैं। मतलब ये सब क्या है, मोर
रिएक्टिव, यही है। तो रिएक्टिविटी सीरीज ये अपने को इतना याद रखना, इतना से सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब इस क्वेश्चन रिएक्शन को देखते हैं। तो मतलब आयरन जो है कॉपर से, देखो आयरन क्या है ऊपर है, कॉपर क्या है नीचे है, मतलब आयरन ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। तो यह आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और बना देगा FeSO4 प्लस Cu। ये कंपाउंड बना देता है FeSO4 और Cu। यह FeSO4 जो होता है वह एक्वस फॉर्म में होता है, इसके आगे लगा देंगे Aq। और कॉपर जो होता है यह सॉलिड फॉर्म में होता है, इसके साइड में लगा देंगे S। यह एनसीईआरटी का रिएक्शन इसलिए हम अपने को याद रखना बहुत ही आवश्यक है। एक और रिएक्शन इसमें दिया गया है कि जिंक की रिएक्शन जब कॉपर सल्फेट से करते हैं, जिंक Zn मेटल है, अब रिएक्शन करते हैं कॉपर सल्फेट। एक्चुअल में यह जो कॉपर सल्फेट होता है यह एक्वस फॉर्म में होता है, मतलब इसके आगे Aq अपन लगा सकते हैं, Aq। तभी इसका जो कंपाउंड बनता है वह भी एक्वस फॉर्म में बनता है। अब कॉपर सल्फेट है, इसको अब रिएक्शन करेंगे तो अब रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं। जिंक यहाँ पे है ऊपर, कॉपर कहाँ है नीचे है, मतलब जिंक है ऊपर कॉपर है नीचे, तो अपर वाला जो होता है ज्यादा रिएक्टिव होता है नीचे वाला से, मतलब अपर वाला एलिमेंट मोर रिएक्टिव देन लोअर वाला एलिमेंट, मतलब ऊपर वाला तत्व ज्यादा सक्रिय होता है नीचे वाले तत्व से। अर्थात जिंक जो है वह कॉपर को विस्थापित कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, यह बना देगा जिंक सल्फेट। और यह जो जिंक सल्फेट है यह जिंक सल्फेट एक्वस फॉर्म में होता है, इसलिए इसके आगे Aq लगा देते हैं, एक्वस। और साथ ही साथ यह कॉपर बाहर सॉलिड फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगा। एक और इसका रिएक्शन अगर हम लोग देखते हैं तो तीसरा इसका एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया है कि अब लेड की रिएक्शन कॉपर क्लोराइड से करते हैं। ये हमारा लेड है Pb, इसकी रिएक्शन करते हैं कॉपर क्लोराइड, यह एक्वस फॉर्म में होता है कॉपर क्लोराइड। अब यह जो कॉपर क्लोराइड से रिएक्शन करते हैं, कॉपर की वैलेंसी कितना 2 बताया था वहां पे, तो इसलिए CO2। क्लोरीन की वैलेंसी 1, कॉपर की वैलेंसी 2, जब वैलेंसी एक्सचेंज करेगा CuCl2 बना देता है। अब यहाँ लेड की अगर बात करते हैं तो लेड है ऊपर कॉपर है नीचे, तो ऊपर वाला ज्यादा रिएक्टिव होता है नीचे वाला से, तो लेड जो होगा कॉपर को विस्थापित कर देगा, बन जाएगा PbCl2। यह बन गया PbCl2, यहाँ पे 2 लगा देते हैं। और यह जो कंपाउंड बनता है यह भी एक्वस फॉर्म में होता है। ये सारा जो एक्वस और सॉलिड लिखे ये सारे एनसीईआरटी में मेंशन है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये सारा डेटा आपको बताया जा रहा है। और साथ साथ यह कॉपर कंपाउंड निकल जाता है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सारा डिफिनीशन और एग्जांपल है, इससे ज्यादा एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, इतना ही सिर्फ एनसीईआरटी में अपने को पढ़ना है। अब एक एग्जांपल के बेसिस पे समझाया गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसे भी देख लेते हैं। देखो इसी को मॉडिफाई कर देते हैं, सिर्फ ऊपर लिख देते हैं डबल, डबल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हिंदी में बोलते द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, यह है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसको नाम से ही पता, डबल डबल मतलब 2 कंपाउंड देगा और दोनों एक दूसरे से कंपाउंड का रिएक्टिविटी एक्सचेंज करेगा, वह हो जाएगा डबल विस्थापन अभिक्रिया। मतलब अगर डिफाइन करते हैं, व्हेन 2 और मोर देन 2 कंपाउंड
react with each other. More reactive element displace less reactive element. Is known as डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। DDR मतलब क्या समझेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। व्हेन टू और मोर देन टू कंपाउंड रिएक्ट विद ईच अदर, कह रहा है दो या दो से अधिक यौगिक आपस में अभिक्रिया करते हैं, तब मोर रिएक्टिव एलिमेंट मतलब ज्यादा सक्रिय तत्व, डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट कम सक्रिय तत्व को यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, उसे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया करते हैं। इसका एनसीईआरटी में केवल वन ही एग्जाम्पल है, इसलिए अपने को सिर्फ एक ही एग्जाम्पल समझना है। उस एग्जाम्पल में दो कंपाउंड को एक दूसरे से रिएक्शन कराया गया है। एक कंपाउंड का नाम है सोडियम सल्फेट और दूसरे कंपाउंड का नाम है बेरियम क्लोराइड। देख लेते हैं। सोडियम सल्फेट Na2SO4, और यह जो सोडियम सल्फेट होता है यह एक्वस फॉर्म में होता है, एक क्यू लगा देते हैं। और दूसरा कंपाउंड हम लोग बता दिए बेरियम क्लोराइड BaCl2, और यह भी एक्वस फॉर्म में होता है। अब इसमें देखना सोडियम और बेरियम, तो सोडियम जो होता है इस रिएक्टिविटी सीरीज में देखते हैं तो सबसे ऊपर है, तो यह मोर रिएक्टिव होता है। बाकी ये जो मेटल है यह इसके नीचे आएगा, मतलब यह सोडियम जो होगा यह सोडियम बेरियम को डिस्प्लेस कर देगा, तो यह बना देगा बेरियम सल्फेट। मतलब ये चला जाएगा यहाँ और ये चला जाएगा यहाँ, मतलब कंपाउंड जो होगा एक दूसरे को इंटरचेंज कर लेगा, तो यह बना लेगा सोडियम का क्लोराइड और बेरियम का सल्फेट, मतलब BaSO4 बेरियम का सल्फेट बनाया, और साथ ही साथ सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनता है NaCl, और NaCl को ही बोलते हैं सिंपल सॉल्ट या रॉक सॉल्ट या नमक। NaCl बन गया। बस एनसीईआरटी में इतना ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में देखना था। अब नेक्स्ट वीडियो अब अगली क्लास में आपको लेकर आएंगे, इसके आगे जो भी टॉपिक होगा वो।